हेलो डीएवियंस, एग्जाम बैटल के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग साइंस के चैप्टर नंबर 7 कंबस्शन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैंने साइंस और सोशल साइंस के कई सारे चैप्टर्स के वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। वो सब आपको एग्जाम बैटल वाले प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप उनको भी जरूर देख लीजिएगा। इसके अलावा इस चैनल के प्लेलिस्ट में आपको चैप्टर एक्सप्लेनेशन के वीडियोज भी मिल जाएंगे। अगर आप उनको भी देख लेते हैं तो आपका डीप अंडरस्टैंडिंग बन जाएगा, जिससे कि आप एग्जाम में और बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। 9th-10th के बच्चों के लिए अलग से हम चैनल बना दिए हैं, सिंपली वर्ड्स, इसको भी सर्च करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि फ्यूचर में भी हम लोग साथ में पढ़ाई कर पाएंगे। अभी हम लोग जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं वो सब मैंने डीएवी के इस वाले वेबसाइट से डाउनलोड किया है। यहाँ पर एमसीक्यू का एक पीडीएफ है, जनरल क्वेश्चन का एक अलग पीडीएफ है। दोनों पीडीएफ में हर चैप्टर का एक सेट ऑफ क्वेश्चन दिया गया है। चैप्टर 7 के लिए जितना सारा क्वेश्चन है सबको आज हम लोग इसी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। स्टार्टिंग के 28 क्वेश्चन एमसीक्यू वाले हैं। हर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, क्यों ये सही आंसर होगा वो भी पढ़ेंगे, और बाकी के ऑप्शंस के बारे में अगर कुछ हमें जानना चाहिए तो वो भी हम लोग जान लेंगे। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके हर स्लाइड को पढ़ भी सकते हैं। द मटेरियल विच ऑन हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कैचेस फायर ईजिली एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट एनर्जी इज नोन एज डैश मटेरियल। ऐसे मटेरियल जो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आसानी से आग पकड़ लेते हैं और हीट और लाइट प्रोड्यूस करते हैं, उस मटेरियल को क्या कहा जाता है? तो उस मटेरियल को कंबस्टेबल मटेरियल कहा जाता है, मतलब ज्वलनशील पदार्थ। जिस पदार्थ में आग लग सकती है, जो जल सकता है और हीट और लाइट प्रोड्यूस कर सकता है, उसी को हम लोग कंबस्टेबल सब्सटेंस कहते हैं या कंबस्टेबल मटेरियल कहते हैं। नॉन कंबस्टेबल तो उसको कहते हैं जो नहीं जल सकता है। कंडक्टिंग बिल्कुल अलग चीज़ है। कंडक्टर जो होता है वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट जो कर सकता है उसको कहते हैं। तो ये दोनों बिल्कुल गलत ऑप्शन है, ये भी गलत ऑप्शन है, केवल ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। डैश प्रेजेंट इन एयर हेल्प्स इन कंबशन ऑफ फ्यूल। एयर में ऐसा क्या प्रेजेंट होता है जो कि फ्यूल को जलने में हेल्प करता है? क्या फ्यूल को जलने में ऑक्सीजन हेल्प करता है, या नाइट्रोजन, या कार्बन डाइऑक्साइड, या कार्बन मोनोऑक्साइड? हम जानते हैं कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंबशन होता है और फ्यूल को जलने में भी ऑक्सीजन ही हेल्प करता है, इसीलिए ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, नाइट्रोजन की बात करें, कार्बन मोनोऑक्साइड की, तो ये सब जलने में हेल्प नहीं करता है। कार्बन डाइऑक्साइड तो उल्टा आग को बुझा देता है, तो ये तो होगा ही नहीं। बर्निंग ऑफ काउ डंग केक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश कंबशन। काउ डंग केक क्या होता है? गोबर को जब सुखाकर उपला बनाया जाता है तो उसी को काउ डंग केक कहते हैं। अमेजन पे हम एक कमेंट पढ़े थे कि कोई आदमी काउ डंग केक को ऑर्डर किया था और कमेंट में लिखा था कि अच्छा है लेकिन उसका टेस्ट अच्छा नहीं है। कैसा केक इन्होंने भेज दिया। तो काउ डंग केक खाने के लिए नहीं होता है, उसको जलाया जाता है। काउ डंग केक किस चीज़ का एग्जाम्पल है? अगर हम लोग उसको जलाते हैं तो ये किस तरह के कंबशन का एग्जाम्पल है, ये हमें बताना है। क्या ये स्लो कंबशन का एग्जाम्पल है, रैपिड कंबशन का, स्पॉन्टेनियस कंबशन का, या एक्सप्लोसिव का? एक्सप्लोसिव तब होगा जब ब्लास्ट के साथ, एक विस्फोट के साथ कुछ जले, तो ये तो नहीं है। स्पॉन्टेनियस तब होगा जब हम लोग हवा में निकाले किसी सब्सटेंस को और अपने आप उसमें आग लग गई। रैपिड कंबशन तब होगा जब बहुत तेजी से जलता हो, तो तेजी से तो ये नहीं जलता है। स्लो कंबशन का ये एग्जाम्पल होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। डैश इज ए सब्सटेंस विच अंडरगोज स्पॉन्टेनियस कंबशन। कौन ऐसा सब्सटेंस है जिसमें स्पॉन्टेनियस कंबशन होता है? मतलब आप उसको निकालेंगे हवा में, अपने आप आग पकड़ लेगा। तो वुड में तो स्पॉन्टेनियस नहीं होता है, कोयला में भी नहीं होता है, सोडियम में होता है स्पॉन्टेनियस कंबशन, और काउ डंग केक में भी नहीं होता है। सोडियम को जैसे आप हवा में निकालेंगे इसमें आग पकड़ लेता है, इसी कारण से सोडियम को केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है। डैश इज अ हाईली पॉइजनस गैस प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन। इनकम्प्लीट कंबशन यानी कि जब कोई सब्सटेंस पूरी तरह से नहीं जल पाता, उस केस में एक बहुत ही जहरीला गैस प्रोड्यूस होता है। उस जहरीले गैस का नाम क्या है ये हमें बताना है। ऑक्सीजन वो नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड वो नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड तब प्रोड्यूस होता है जब कंप्लीट कंबशन हो जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड वो जहरीला गैस है जो कि इनकम्प्लीट कंबशन के कारण क्रिएट होता है। यहाँ पे ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। द मिडिल जोन ऑफ कैंडल फ्लेम इज नोन एज डैश जोन। कैंडल फ्लेम के मिडिल जोन को क्या कहते हैं? 3 जोन्स टोटल होते हैं। सबसे अंदर वाला जो जोन होता है वो इनर जोन होता है, वहाँ पे अनबर्न्ड वैक्स वेपर्स होते हैं, ब्लैक कलर का ये दिखाई देता है। उसके बाद होता है मिडिल जोन। मिडिल जोन में पार्शियल कंबशन होता है और इसको हम लोग ल्यूमिनस जोन भी कहते हैं। और उसके बाद सबसे बाहर वाला जो जोन होता है वो कम्प्लीटली एक तरह से ट्रांसपेरेंट होता है, उसके आर पार हमें दिखाई देता है, वो नॉन ल्यूमिनस होता है, और यहीं पर वैक्स वेपर्स का कंप्लीट कंबशन होता है। तो बीच वाले जोन के बारे में हमसे पूछा है, तो बीच वाले जोन को क्या कहते हैं? ल्यूमिनस जोन कहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा।
द यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल इज डैश। किसी फ्यूल के कैलोरीफिक वैल्यू का यूनिट क्या होता है? हम लोग पढ़े थे कि कैलोरीफिक वैल्यू से हमें ये पता चलता है कि अगर हम लोग 1 kg सब्सटेंस जलाएंगे तो उससे कितना हीट प्रोड्यूस होगा, और इसका यूनिट था किलो जूल पर केजी। समझे? एग्जाम्पल के लिए अगर हम कोई सब्सटेंस को जलाते हैं, सब्सटेंस ए है, हमने इसको बर्न किया, इसका मास था 1 kg, और इसको बर्न करने के बाद, इसको जलाने के बाद हमें हीट मिल गया 1000 किलो जूल। तो हम लोग इसका कैलोरीफिक वैल्यू कितना लिखेंगे? इसका कैलोरीफिक वैल्यू हो जाएगा 1000 किलो जूल पर केजी। और इसी तरह से हम लोग कैलोरीफिक वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। जितना ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होगा उतना ज़्यादा अच्छा फ्यूल उसको माना जाएगा। इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर ड्यू टू एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर विच ट्रैप्स हीट एनर्जी इज नोन एज डैश। हम लोग जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होता है वो हीट को ट्रैप कर लेता है, फंसा लेता है, और अगर हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो उसका टेम्परेचर बढ़ने लगता है, हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ने लगता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो हीट को कैप्चर करके रखने लगा, जिसके कारण से हमारा एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग जब होता है, इसका मतलब होता है कि पूरे वर्ल्ड का एवरेज टेम्परेचर में इंक्रीज होना। इसी कारण से हम लोग यहाँ पे ऑप्शन ए को टिक करेंगे। डैश फ्यूल्स प्रोड्यूस लीस्ट अमाउंट ऑफ हार्मफुल गैसेस एंड डू नॉट लीव बिहाइंड सॉलिड रेसिड्यू ऑन कंबशन। कौन ऐसे फ्यूल्स है जो कि सबसे कम अमाउंट में हार्मफुल गैस रिलीज करते हैं और वो रेसिड्यू भी नहीं छोड़ते हैं, मतलब राख भी नहीं छोड़ते हैं? क्या वो सॉलिड फ्यूल है? तो सॉलिड फ्यूल को जलाइएगा तो राख तो होगा ही। क्या वो गैसियस फ्यूल है? तो हाँ, गैसियस फ्यूल है। यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। गैसियस फ्यूल जितने भी होते हैं ना, जैसे कि एलपीजी हो गया, सीएनजी हो गया, आप उनको जलाइएगा, राख प्रोड्यूस नहीं होगा, कोई भी सॉलिड रेसिड्यू आपको नहीं मिलेगा। इसी कारण से ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। लिक्विड फ्यूल को जलाएंगे, डीजल पेट्रोल को जलाएंगे तो कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो कि प्रोड्यूस होते हैं, वो जाकर हवा में मिल जाते हैं। इसी कारण से ये भी सही नहीं होगा। सेमी सॉलिड होगा, वो भी कुछ ना कुछ पार्टिकल्स को रिलीज करेगा, ये भी सही नहीं होगा। केवल ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर इज डैश टेम्परेचर। हम लोग जानते हैं कि कोई भी सब्सटेंस तुरंत आग नहीं पकड़ती है। अगर हमें किसी भी सब्सटेंस को जलाना है तो उसको आग के नीचे कुछ समय तक रखना पड़ता है। उसके बाद धीरे धीरे उसका टेम्परेचर बढ़ने लगता है, और एक सर्टेन टेम्परेचर तक जब वो पहुंचता है उसके बाद ही उसमें आग पकड़ती है। मतलब किसी भी सब्सटेंस को जलने के लिए एक मिनिमम टेम्परेचर तक उसको पहुंचना पड़ता है, उसके बाद ही वो जलना शुरू करता है। और उस मिनिमम टेम्परेचर को हम लोग क्या कहते हैं? उस मिनिमम टेम्परेचर को कहा जाता है इग्निशन टेम्परेचर। जब तक आप किसी सब्सटेंस को उसके इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं पहुंचाएंगे गर्म करके, तब तक वो जलना शुरू नहीं होगा। जिसका इग्निशन टेम्परेचर कम होता है वो फटक से आग पकड़ लेता है, जिसका इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा होता है वो जल्दी आग नहीं पकड़ता, उसको बहुत देर तक हमें गर्म करना पड़ता है, तब वो जाकर वो आग पकड़ता है। आगे बढ़ने से पहले हम आपको कुछ बुक सजेस्ट करना चाहते हैं जो कि स्पेशली डीएवी पब्लिक स्कूल के सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं। इसमें आपको चैप्टर का क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएगा और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, जिसकी मदद से आप बोर्ड्स एग्जाम का बेहतर तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं। क्लास 6, 7, 8 सभी क्लासेस के लिए ये अवेलेबल है, और साइंस, सोशल साइंस, मैथ्स हर सब्जेक्ट के लिए आपको ये बुक्स मिल जाएंगे। अगर आप इन बुक्स को परचेज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पर व्यू प्रोडक्ट का आइकन है, उस पर क्लिक कीजिएगा। वहाँ से आप फ्लिपकार्ट पे जा सकते हैं और इन बुक्स को परचेज़ कर सकते हैं। द डैश गैस प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ कोल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग एसिड रेन। कौन ऐसा गैस प्रोड्यूस होता है कोयला जलाने पर जिसके कारण एसिड रेन होता है? तो हम लोग जानते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड एक ऐसा गैस है जो कि प्रोड्यूस होता है कोयला के जलने पर, और सल्फर डाइऑक्साइड जब हवा में जाकर मिल जाता है और उसके बाद बारिश होती है तो बारिश के पानी के साथ वो मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड बना देता है, और उसके बाद वो एसिड रेन का कारण बनता है। द डैश जोन ऑफ कैंडल फ्लेम इज द हॉटेस्ट जोन। सबसे गर्म जोन कौन सा होता है? तो देखिए, सबसे अंदर का जो जोन होता है, इनर जोन, वहाँ तो अनबर्nt वैक्स वेपर होता है, ये सबसे कम गर्म होता है। उसके बाहर का जो जोन होता है थोड़ा ज़्यादा गर्म होता है, और सबसे बाहर का जो जोन होता है वो सबसे ज़्यादा गर्म होता है। इसको हम लोग नॉन ल्यूमिनस जोन भी कहते हैं, और इसको हम लोग आउटर मोस्ट जोन भी कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ऑन अ कोल्ड विंटर नाइट स्लीपिंग इन अ क्लोज्ड रूम विथ कोल फायर बर्निंग में लीड टू डेथ ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ डैश। हमें बताना है कि अगर हम ठंड में कोयला जला लेते हैं रूम में और रूम को बंद कर लेते हैं और रात भर सो जाते हैं तो मे बी हमारी डेथ भी हो सकती है। इसका क्या कारण है? आखिर रूम में ऐसा क्या जमा हो जाएगा? ऑप्शंस यहाँ पे नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड।
कार्बन मोनोऑक्साइड कब बनता है? जब इनकम्प्लीट कंबशन होता है। और कोयला को जब हम लोग जलने के लिए छोड़ते हैं तो कोयला पूरी तरह से नहीं जल पाता, इसका इनकम्प्लीट कंबशन होता है। इस कारण से उस केस में कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। और अगर हम लोग रूम को बंद कर दिए हैं तो ये हमारे लिए डेंजरस हो सकता है, हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। और यहाँ पे हमें फिल करना पड़ेगा कार्बन मोनोऑक्साइड CO। हमें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, रूम को क्लोज करके कोयला जला के रात भर नहीं छोड़ना चाहिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंबस्टेबल सब्सटेंस? ज्वलनशील पदार्थ कौन है इन चारों में, ये हमें बताना है। आयरन नील कंबस्टेबल सब्सटेंस नहीं है, ग्लास कंबस्टेबल सब्सटेंस नहीं है, स्टोन पीस कंबस्टेबल सब्सटेंस नहीं है, केवल वुड यहाँ पे है जो कि जल सकता है। केवल वुड ही एक ज्वलनशील पदार्थ यहाँ पे हमें दिया गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाइएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू? हाइएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू मतलब कि 1 kg करके सबको हमें जलाना है। सबसे ज़्यादा हीट कौन प्रोड्यूस करेगा? 1 kg केरोसिन जलाइए, 1 kg बायोगैस जलाइए, 1 kg LPG जलाइए, 1 kg पेट्रोल जलाइए। तो अगर आप सबका कैलोरीफिक वैल्यू सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि LPG का कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज़्यादा होता है। 1 kg LPG अगर आप जलाएंगे तो सबसे ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। इसी कारण से यहाँ पे ऑप्शन C जो है वो करेक्ट हो जाएगा। मैग्नीशियम रिबन ऑन बर्निंग इन एयर प्रोड्यूसेस डैश? अगर हम लोग एयर में मैग्नीशियम रिबन को जलाएंगे तो उसे क्या प्रोड्यूस होगा, ये हमें बताना है। तो देखिए, जब हम लोग मैग्नीशियम को एयर के प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड तो बनता है, वाटर नहीं बनता है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड, हीट, लाइट, ये तीनों चीज़ बनता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, हीट बनता है, ये भी सही है। उसके बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड, वाटर नहीं बनता है, हीट भी नहीं बनता है, तो ये भी सही है। लेकिन इसके अलावा ये भी सही है, यहाँ पे 3 चीज़ें बनती है और तीनों यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन बी में, इसीलिए ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन सी भी सही था लेकिन वो इनकम्प्लीट था, इसीलिए उसको हम लोग टिक नहीं करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंबस्टेबल सब्सटेंस? कंबस्टेबल कौन नहीं है ये हमें बताना है। कैम्फोर तो कंबस्टेबल है, कपूर में आग लग जाती है। ग्लास कंबस्टेबल नहीं है। स्ट्रॉ यानी कि घास फूस ये कंबस्टेबल है। एल्कोहल भी कंबस्टेबल है। तो यहाँ पे केवल ग्लास है जो कि कंबस्टेबल नहीं है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। द सब्सटेंस डेट डज नॉट बर्न विथ फ्लेम इज डैश? कौन ऐसा सब्सटेंस है जो कि फ्लेम के साथ बर्न नहीं करता? तो LPG को जलाएंगे तो फ्लेम तो बनेगा, कैम्फोर को भी जलाते हैं तो फ्लेम बनता है, तब ना आरती हम लोग लेते हैं। ड्राई ग्रास, घास को जलाएंगे, सूखा हुआ घास को, तभी फ्लेम बनेगा। लेकिन चारकोल यानी कि कोयले को जलाते हैं तो फ्लेम नहीं बनता है, कोयला बस रेड हॉट हो जाता है और हमें एकदम लाल दिखता है और हीट प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है ये सही हो जाएगा। ऑन प्लेसिंग एन इन्वर्टेड टम्बलर ओवर अ बर्निंग कैंडल द फ्लेम एक्सटिंग्विशेस बिकॉज ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डैश? अगर किसी कैंडल को हम जला लें और उसके बाद उसके ऊपर से एक टम्बलर रख दे या ग्लास रख दे और इसको ढक दे तो कुछ समय के बाद ये बुझ जाती है। आखिर क्या है जो कि यहाँ पे अवेलेबल नहीं रह पाता लंबे समय के लिए और ये बुझ जाती है, वो हमें बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। अगर हम लोग ग्लास से जलते हुए मोमबत्ती को ढक देते हैं तो ऑक्सीजन कुछ समय के बाद ख़त्म हो जाता है, क्योंकि बर्निंग के लिए तो ऑक्सीजन चाहिए। और जब ऑक्सीजन ख़त्म हो जाता है तो कंबशन भी बंद हो जाता है, कैंडल बुझ जाती है। इसी कारण से ऑप्शन ए यहाँ पे जो है वो सही हो जाएगा। द सब्सटेंस एक्सपेक्टेड टू हैव द हाईएस्ट इग्निशन टेम्परेचर इज? कौन ऐसा सब्सटेंस है जिसका हाईएस्ट इग्निशन टेम्परेचर है, मतलब सबसे ज़्यादा उसको गर्म करना पड़ेगा तब जाकर वो जलेगा, मतलब जल्दी नहीं जलेगा? तो केरोसिन, पेट्रोल, कोल और एल्कोहल, इन सब में सबसे ज़्यादा इग्निशन टेम्परेचर कोल का होता है। कोयला को सबसे ज़्यादा आपको गर्म करना पड़ेगा तब जाकर वो जलेगा। केरोसिन, पेट्रोल और एल्कोहल में तुरंत आग लगती है, फटक से वो जलना शुरू कर देता है। इसीलिए ऑप्शन सी को यहाँ पे हम लोग टिक करेंगे। ऑप्शन सी यानी कि कोयला, इसी का सबसे ज़्यादा इग्निशन टेम्परेचर होता है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इनफ्लेमेबल सब्सटेंस दे हैव डैश? जो इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस होते हैं यानी कि जो ज्वलनशील पदार्थ होते हैं उनमें क्या होती है ये हमें बताना है। तो देखिए, क्या उनमें लो इग्निशन टेम्परेचर होता है और कैन नॉट कैच फायर ईजिली होता है? तो जिसका इग्निशन टेम्परेचर लो होगा वो तो आसानी से आग पकड़ेगा ना, तो ये तो स्टेटमेंट ही अपने आप में गलत है। दूसरा है हाई इग्निशन टेम्परेचर एंड कैच फायर ईजिली, जिसका इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा होगा वो आसानी से आग कैसे पकड़ेगा, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। लो इग्निशन टेम्परेचर एंड कैन कैच फायर इजीली, ये सही स्टेटमेंट है। ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट है, हम लोग ऑप्शन सी को ही टिक करेंगे, क्योंकि जो ज्वलनशील पदार्थ होते हैं उनका इग्निशन टेम्परेचर कम होता है, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा दो आराम से वो जलने लगेगा और आग आसानी से पकड़ता है।
चौथा जो ऑप्शन है वो तो गलत ही है, हाई इग्निशन टेम्परेचर एंड कैन नॉट कैच फायर इजीली। स्टेटमेंट तो सही है कि जिसका इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा होता है वो जल्दी आग नहीं पकड़ता है, लेकिन इनफ्लेमेबल सब्सटेंस के लिए ये वाला स्टेटमेंट सही नहीं है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे केवल सही होगा। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। फॉरेस्ट फायर्स आर यूजुअली ड्यू टू डैश। जंगल में जो आग लगती है वो किसके कारण लगती है, और यहाँ पे जो इनकरेक्ट है उसको हमें टिक करना है। तो इस तरह का क्वेश्चन में बच्चा सब गलती कर देता है, करेक्ट को ही टिक करके आ जाता है। तो देखिए इनकरेक्ट कौन है, केयरलेसनेस ऑफ ह्यूमन, ये तो करेक्ट है। आदमी अगर केयरलेस होगा तो आग लग सकती है जंगल में। कटिंग ऑफ ट्रीज के कारण आग नहीं लग सकती, पेड़ काटने से आग थोड़ी लगेगी। हीट ऑफ सन, सूरज की गर्मी से आग लग सकती है, ठीक है, सूरज अगर बहुत ज़्यादा गर्म होगा, गर्म दिन होगा तो आग लग सकती है। और लाइटनिंग के कारण भी आग लग सकती है, बिजली गिरने से भी आग लग सकती है। ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे इनकरेक्ट ऑप्शन है, इसीलिए हम लोग इसी को टिक करेंगे, इनकरेक्ट वाले को टिक करना था। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट कॉल्ड डैश। कैलोरीफिक वैल्यू का यूनिट क्या होता है ये हमें बताना है। तो इसका यूनिट अभी हम लोग देखे थे कि किलो जूल पर केजी होता है। किलो जूल पर लीटर गलत, किलोग्राम पर ग्राम गलत, किलोग्राम पर मिलीलीटर गलत, किलो जूल पर किलोग्राम या किलो जूल पर केजी ये वाला सही ऑप्शन है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट इज एक्स, washing away of soil is y, and excess carbon dioxide causing rise in temperature is z. What is x y z? अब देखिए क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट इज x, मतलब ये तो x तो एफॉरेस्टेशन होगा, जंगलों की कटाई। उसके बाद वॉशिंग अवे सॉइल इज डैश, ये तो सॉइल इरोजन होगा। उसके बाद एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड राइजिंग, ये जो है ये ग्लोबल वार्मिंग होगा। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन और ग्लोबल वार्मिंग। तो डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन, ग्लोबल वार्मिंग कहाँ पे है, ये है ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा, बाकी सारे जो ऑप्शंस हैं वो गलत है। अ हीप ऑफ ग्रीन लीव्स बर्न्स विथ डिफिकल्टी बिकॉज डैश। अब देखिए अगर आप हरे पत्ते का एक ढेर लगा दें और उसमें आग लगाना चाहें तो वो आसानी से नहीं जलता है, इसका क्या कारण है ये हमें बताना है। दे कंटेन सेल्यूलोज, सेल्यूलोज होता है इसी कारण नहीं जलते, तो गलत बात है, सेल्यूलोज जल सकता है। दूसरा है दे कंटेन लॉट ऑफ वाटर, ये सही बात है, उसमें पानी की मात्रा अधिक होती है इस कारण से वो नहीं जल पाते। यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तीसरा है दे कंटेन क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के कारण वो नहीं जल पाते, तो ऐसा नहीं है, क्लोरोफिल से कोई मतलब नहीं है, क्लोरोफिल से कोई लेना देना नहीं है जलने का और नहीं जलने का। और चौथा ऑप्शन है दे डू नॉट गेट सफिशिएंट ऑक्सीजन, ये भी गलत स्टेटमेंट है। ऑक्सीजन तो अवेलेबल ही है क्योंकि हमने हीप ऐसे बना दिया है, ढेर हमने लगा दिया है, पत्ता सूखा हो या हरा हो उसको ऑक्सीजन तो मिल ही रहा है, तो ये भी ऑप्शन गलत होगा। ऑप्शन बी ही यहाँ पे केवल सही हो सकता है। इफ क्लोथ्स ऑफ ए पर्सन कैच फायर वाइल वर्किंग इन द किचन, द बेस्ट मेथड टू एक्सटिंग्विश फायर इज डैश। अगर किचन में काम करते समय किसी पर्सन के कपड़े में आग लग जाती है तो बेस्ट मेथड क्या है उसको बुझाने का, ये हमें बताना है। सैंड थ्रो करना चाहिए तो नहीं, ये तो पेट्रोल पंप पे करना चाहिए अगर पेट्रोल पंप पे आग लगती है या डीजल पंप पे आग लगती है तब। थ्रो वाटर, पानी फेंकना चाहिए तो हाँ कर सकते हैं, लेकिन अगर आसपास में कहीं पर ऑयल है तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ऑयल पर पानी फेंक दिए तो ऑयल स्पिल हो सकता है और उसके बाद आग बढ़ सकती है। उसके बाद पॉलिस्टर ब्लैंकेट यूज़ करना चाहिए तो नहीं, पॉलिस्टर में बहुत जल्दी आग पकड़ती है। और उलेन ब्लैंकेट यूज़ करना चाहिए तो हाँ, उलेन ब्लैंकेट यूज़ करेंगे तो ऑक्सीजन का सप्लाई बंद हो जाएगा और आग तुरंत बुझ जाएगी, इसीलिए ऑप्शन डी यहाँ पे बेस्ट आंसर होगा। द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू इज डैश, मतलब सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू से सबसे कम कैलोरीफिक वैल्यू तक हमें जाना है। तो देखिए चारकोल, पेट्रोल, एलपीजी, वुड। चारकोल का सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू, तो ये सबसे गलत ही हो गया, सबसे ज़्यादा थोड़ी होता है चारकोल का। एलपीजी उससे कम पेट्रोल, उससे कम चारकोल, उससे कम वुड, ये वाला सही है। सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू एलपीजी का होता है, उससे थोड़ा कम पेट्रोल का होता है, उससे थोड़ा कम चारकोल का, और सबसे कम होता है वुड का। वुड को जलाएंगे तो सबसे कम हीट मिलेगा और एलपीजी को जलाएंगे तो सबसे ज़्यादा हीट मिलेगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। तीसरा ऑप्शन में चारकोल सबसे पहले दिया था कि चारकोल से सबसे ज़्यादा हीट मिलता है, एलपीजी और पेट्रोल से भी ज़्यादा, तो ये तो गलत है। इसमें भी चारकोल पहले दिया है, ये भी गलत हो गया, ऑप्शन बी ही केवल सही होगा। अ फ्लेम ऑलवेज पॉइंट्स अपवर्ड बिकॉज डैश। फ्लेम को आपने देखा होगा कि हमेशा ऊपर की तरफ ही पॉइंट करता है, इसका क्या रीज़न है। गैसेस इन फ्लेम आर हॉट, गैसेस गर्म होते हैं, गैसेस के गर्म होने के कारण क्या होता है कि वो हल्के हो जाते हैं और वो ऊपर की तरफ जाते हैं, तो ये स्टेटमेंट तो सही लग रहा है। दूसरा क्या है,
हॉट गैसेस आर लाइट एंड राइज अप, उसी से रिलेटेड स्टेटमेंट है, ये भी सही है। तीसरा क्या है, कोल्ड गैसेस आर फॉर्म्ड, यहाँ पे कोल्ड गैसेस बनते तो नहीं, जब फ्लेम जलता है तो वहाँ पे हॉट गैसेस ही बनते, तो ये स्टेटमेंट गलत है। और डी में दिया है बोथ ए एंड बी, तो बोथ एंड ए एंड बी तो हमने देखा था कि सही है, तो यहाँ पे वो भी ऑप्शन दिया है, तो हम लोग इसको टिक करेंगे। अगर ये नहीं होता तो बी को टिक करते, ठीक है। तो यहाँ पे बोथ ए एंड बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ तक एमसीक्यू क्वेश्चन खत्म। अब आता है जनरल क्वेश्चंस, इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए गए हैं। अच्छा, अभी तक अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बच्चे वीडियोस तो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। अनु वांट्स टू बॉयल वाटर क्विकली, अनु वाटर को जल्दी से बॉयल करना चाहती है इन अ टेस्ट ट्यूब। विच जोन ऑफ फ्लेम इज़ बेस्ट एंड वाई, किस जोन में वो टेस्ट ट्यूब को रखे ताकि उसमें रखा पानी जल्दी से बॉयल होने लगे। तो हमने पढ़ा था कि कैंडल में 3 जोन होता है। इनर मोस्ट जोन जहाँ पे अनबर्न्ट वैक्स वेपर होता है, काला कलर का ये दिखता है। उसके बाद होता है मिडिल जोन जिसमें कि पार्शियल कंबशन होता है और टेम्परेचर इनर जोन से थोड़ा ज़्यादा होता है। और सबसे बाहर होता है नॉन ल्यूमिनस जोन, जो कि दिखता नहीं है, नॉन ल्यूमिनस होता है और यहाँ का टेम्परेचर मैक्सिमम होता है, यहाँ पे कंप्लीट कंबशन होता है। तो यहाँ का टेम्परेचर मैक्सिमम है, तो इस कारण से टेस्ट ट्यूब को कहाँ रखना पड़ेगा, इसी वाले जोन में रखना पड़ेगा, तब जल्दी से पानी बॉईल होगा, है कि नहीं। द आउटर मोस्ट यानी कि नॉन ल्यूमिनस जोन जो होता है ऑफ फ्लेम इज द बेस्ट फॉर बॉइलिंग वाटर बिकॉज इट इज़ द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ फ्लेम, ये सबसे ज़्यादा गर्म पार्ट होता है। कंप्लीट कंबशन टेक्स प्लेस इन दिस जोन, यहाँ पे कंप्लीट कंबशन होता है वैक्स वेपर का। इट प्रोड्यूसेस मैक्सिमम हीट, यहाँ पे मैक्सिमम हीट प्रोड्यूस होती है। तो इस तरह से आंसर हम लोग लिख सकते हैं। What will you observe if a piece of iron is held with tongs inside a candle flame or Bunsen burner flame? Will it produce a flame? अगर हम लोग लोहे का एक टुकड़ा को टोंग से यानी कि चिमटे से पकड़ लें और उसके बाद इसको फ्लेम में रखें, तो क्या इस लोहे के टुकड़े में फ्लेम के साथ आग लग जाएगी, क्या ये फ्लेम के साथ जलेगा, ये हमें बताना है। तो इसका आंसर में हम लोग लिख सकते हैं कि द आयरन पीस विल बिकम रेड हॉट, आयरन पीस क्या हो जाएगा, रेड हॉट हो जाएगा, उसमें फ्लेम के साथ आग नहीं जलेगी। इट विल नॉट प्रोड्यूस फ्लेम, इसका रीज़न क्या है, आयरन डज नॉट वेपराइज ऑन हीटिंग, आयरन वेपराइज नहीं होता है गर्म होने के बाद। ओनली सब्सटेंसेस डेट वेपराइज ड्यूरिंग बर्निंग प्रोड्यूस अ फ्लेम, जो सब्सटेंस जलने के बाद वेपराइज होता है केवल उसी में फ्लेम प्रोड्यूस होता है। तो ये इसका कारण है, इस तरह से हम लोग आंसर को फ्रेम करके लिख सकते हैं। अ क्रैकर ऑन इग्निशन प्रोड्यूसेस साउंड वाई, जब हम लोग पटाखे जलाते हैं तो साउंड प्रोड्यूस क्यों होता है, ये हमें बताना है। वहाँ तो कंबशन हो रहा है, तो कंबशन के कारण साउंड कैसे प्रोड्यूस हो गया। तो देखिए, अ क्रैकर प्रोड्यूसेस साउंड बिकॉज इट अंडरगोज एक्सप्लोसिव कंबशन, क्रैकर में क्या होता है, एक्सप्लोसिव कंबशन होता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ कंबशन। और जब भी एक्सप्लोसिव कंबशन होगा तो हीट भी प्रोड्यूस होगा, लाइट भी प्रोड्यूस होगा और साउंड भी प्रोड्यूस होगा, और इसी कारण से क्रैकर जलाने पर साउंड प्रोड्यूस होता है। अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज सडनली, बहुत ज़्यादा एनर्जी अचानक से रिलीज हो जाती है और इसी कारण से हीट, लाइट और साउंड प्रोड्यूस होता है। फ्यूल एफिशिएंसी इज द एबिलिटी ऑफ फ्यूल टू प्रोड्यूस मैक्सिमम हीट एनर्जी विथ मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्यूल, मतलब कम फ्यूल जलाकर अगर हमें ज़्यादा हीट एनर्जी मिल रही है, मतलब द फ्यूल इज एफिशिएंट। और इसी तरह से हम लोग फ्यूल एफिशिएंसी को डिफाइन कर सकते हैं। अ फ्यूल विथ लार्जर कैलोरीफिक वैल्यू इज़ मोर एफिशिएंट, जिस फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होता है वो फ्यूल ज़्यादा एफिशिएंट माना जाता है, क्योंकि कम ही जलाने पर वो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस कर देता है, मीन्स इट इज़ वेरी एफिशिएंट। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें ब्लैंक्स को फिल करके स्टेटमेंट्स को कंप्लीट करना है और मीनिंगफुल बनाना है। ऑलरेडी हम कर चुके हैं, बस आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। अ केमिकल प्रोसेस इन विच सब्सटेंस रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट इज कॉल्ड डैश, एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिसमें कि कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और हीट प्रोड्यूस करता है, उस केमिकल रिएक्शन को क्या कहते हैं, तो उस केमिकल रिएक्शन को कंबशन कहते हैं, यहाँ पे कंबशन फिल होगा। नेक्स्ट है, व्हेन द क्लोथ्स ऑफ अ पर्सन कैच फायर द पर्सन इज कवर्ड विथ डैश टू एक्सटिंग्विश फायर, पर्सन को किस चीज़ से ढका जाता है, तो उलेन ब्लैंकेट से ढका जाता है, उसको कभी भी सिल्क या पॉलिस्टर के ब्लैंकेट से हम लोग नहीं ढकेंगे क्योंकि उसमें जल्दी आग लगती है। तो यहाँ पे उलेन ब्लैंकेट हमें फिल करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है, द डैश टेम्परेचर ऑफ एट विच सब्सटेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड डैश टेम्परेचर, मतलब जिस टेम्परेचर पर कोई भी सब्सटेंस
जलना शुरू कर देती है उस टेम्परेचर को क्या कहा जाता है, ऐसे हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए, द लोएस्ट टेम्परेचर मतलब वो लोएस्ट टेम्परेचर जिस पर सब्सटेंस जलना शुरू कर देती है, उस लोएस्ट टेम्परेचर को इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। तो ये हम आपको एक्सप्लेन भी किए थे अभी एक क्वेश्चन में, तो इस पॉइंट को भी आप अच्छे से याद रखिएगा। द substances which have very low ignition temperature and can catch fire easily are called inflammable substance। ऐसे सब्सटेंस जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है, जिसमें आग बहुत जल्दी लग जाती है, उन सब्सटेंसेस को इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस कहते हैं, यानी कि ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। तो यहाँ पे यही हमें फिल करना था। नेक्स्ट है द सब्सटेंसेस विच वेपराइज ड्यूरिंग बर्निंग गिव फ्लेम। ऐसे सब्सटेंस जो कि वेपराइज होते हैं, कब वेपराइज होते हैं, बर्निंग के दौरान, यानी कि जलने के दौरान, वही फ्लेम हमें प्रोवाइड करते हैं, उसी से फ्लेम निकलता है। तो यहाँ पे ड्यूरिंग कंबशन भी हम लोग फिल कर सकते थे और ड्यूरिंग बर्निंग भी हम लोग फिल कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल इज कॉल्ड इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। तो यहाँ पे हमें कैलोरीफिक वैल्यू फिल करना था, मतलब हीट एनर्जी का वो वैल्यू, वो अमाउंट जो कि 1 kg फ्यूल के जलने के बाद प्रोड्यूस होता है, उसी हीट एनर्जी के अमाउंट को हम लोग क्या कहते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है किलो जूल पर केजी, मतलब 1 kg फ्यूल जलाने के बाद कितना किलो जूल हीट एनर्जी मिला, वही हमें इससे पता चलता है। क्वेश्चन 6 में हमें ट्रू फॉल्स बताना है। सबसे पहला स्टेटमेंट है एयर इज नेसेसरी फॉर कंबशन। जलने के लिए हवा जरूरी है, सही बात है, ट्रू यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा। मैग्नीशियम इज ए नॉन कम्बस्टेबल मटेरियल। मैग्नीशियम नॉन कम्बस्टेबल होता है, मतलब उसमें आग नहीं लगती है, तो ये गलत बात है। मैग्नीशियम कम्बस्टेबल होता है, हमने एक्टिविटी भी किया था, मैग्नीशियम के रिबन में हमने आग भी लगाया था, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट होगा। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड इज एन एक्सीलेंट फायर एक्सटिंग्विशर। कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर माना जाता है, मतलब ये आग को बुझा सकता है, ये सही बात है। और फायर एक्सटिंग्विशर्स में हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ भी करते हैं, तो ये ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ वुड इज हायर देन दैट ऑफ कोल। वुड का कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होता है कोयले से, मतलब वुड से ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है, कोयला से कम। तो ये गलत बात है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, यहाँ पे हमें फॉल्स को टिक करना पड़ेगा, मतलब फॉल्स लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन 7 में हमें करेक्टली मैच करना था, ऑलरेडी हम मैच कर दिए हैं, चलिए एक्सप्लेन कर देते हैं। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के कारण एसिड रेन प्रोड्यूस होता है। सीएनजी जो है वो फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है ऑटोमोबाइल्स में, यानी कि कार्स में और अलग अलग तरह के व्हीकल्स में। ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन को मैच कर देंगे नेसेसरी फॉर कंबशन, यानी कि जलने के लिए ऑक्सीजन जरूरी होता है। इनफ्लेमेबल सब्सटेंस को मैच कर सकते हैं वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर से, क्योंकि जो इनफ्लेमेबल सब्सटेंस होता है उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है, थोड़ा सा ही गर्म कर दीजिए उसमें आग लग जाएगी। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, इसको हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर से मैच करेंगे, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को फायर एक्सटिंग्विशर माना जाता है, आग बुझाने में ये हेल्प करता है। नेक्स्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड को मैच कर देंगे इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कोल से, क्योंकि जब भी इनकम्प्लीट कंबशन होगा कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। तो इस तरह से हम लोग सबको करेक्टली मैच कर सकते हैं। वाई डज व्हाइट फॉस्फोरस कैच फायर स्पॉन्टेनियसली। व्हाइट फॉस्फोरस में अचानक से आग क्यों लग जाती है, ये हमें बताना है। व्हाइट फॉस्फोरस हैज वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर सो इट कैचेस फायर स्पॉन्टेनियसली व्हेन एक्सपोज टू एयर। व्हाइट फॉस्फोरस का इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है, रूम टेम्परेचर पर ही ये जलना शुरू कर देता है। यही कारण है कि जैसे हम लोग इसको ओपन एयर में रखते हैं, ये फटक से जलना शुरू कर देता है, इसमें स्पॉन्टेनियस कंबशन होने लगता है। यही चीज़ आंसर में हमें लिखना था। नेक्स्ट है वाई कैन ए मैच स्टिक बी लाइटेड बाय स्ट्राइकिंग इट्स टिप ऑन रफ सरफेस। मैच स्टिक को जब हम लोग रफ सरफेस पे स्ट्राइक करते हैं, उसको घिसते हैं, तो उसमें आग क्यों लग जाती है, ये हमें बताना है। रबिंग द मैच स्टिक ऑन अ रफ सरफेस प्रोड्यूसेस हीट ड्यू टू फ्रिक्शन। जब भी हम लोग मैच स्टिक को रब करते हैं एक फ्रिक्शन वाले सरफेस पे, तो उसी फ्रिक्शन के कारण हीट प्रोड्यूस होता है, और जैसे हीट प्रोड्यूस होता है तो इसका इग्निशन टेम्परेचर इसको मिल जाता है और इसमें आग लग जाती है। विच रेजेस द टेम्परेचर ऑफ केमिकल्स ऑन द मैच हेड टू देयर इग्निशन टेम्परेचर। उस मैच स्टिक के हेड को जितना इग्निशन टेम्परेचर चाहिए वो उसको मिल जाता है और उसमें इसी कारण से आग लग जाती है। वाई डज द फ्लेम ऑफ अ बर्निंग कैंडल गो ऑफ व्हेन वी ब्लो एयर स्ट्रांगली ऑन इट। जब हम लोग हवा को ब्लो करते हैं, फूंक मारते हैं जलते हुए कैंडल पे, तो वो बुझ क्यों जाती है, ये हमें बताना है। तो देखिए, जब हम लोग ब्लो मारते हैं इस पे, तो इसका जो इग्निशन टेम्परेचर है जिस पर रह के ये जल रहा है,
वो इग्निशन टेम्परेचर हमारे फूंक मारने के कारण घट जाता है, इग्निशन टेम्परेचर डाउन हो जाता है और इस कारण से वो जलना बंद कर देती है। तो वही लिखेंगे, व्हेन वी ब्लो एयर स्ट्रांगली द फ्लेम कूल्स डाउन, फ्लेम जो है ठंडा हो जाता है, इट्स इग्निशन टेम्परेचर फॉल्स बिलो द इग्निशन टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर नहीं, इट्स टेम्परेचर फॉल्स बिलो द इग्निशन टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर जो है उसके इग्निशन टेम्परेचर से नीचे चले जाता है, हेंस द फ्लेम गेट्स एक्सटिंग्विश्ड, इसी कारण से फ्लेम जो है बंद हो जाता है, जलना बंद कर देता है। जब तक कोई सब्सटेंस अपने इग्निशन टेम्परेचर पर रहता है या उससे ज़्यादा के टेम्परेचर पर रहता है तभी तक वो जल पाता है। टेम्परेचर को अगर आप किसी कारण से घटा दिए वो जलना बंद कर देगा। वाई शुड वी नॉट यूज़ वाटर टू एक्सटिंग्विश द फायर काउज्ड बाय इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट, अगर इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट के कारण कहीं पर आग लग जाती है तो उसको बुझाने के लिए उस पर पानी नहीं फेंकना चाहिए। क्यों? वी शुड नॉट यूज़ वाटर टू एक्सटिंग्विश एन इलेक्ट्रिक फायर बिकॉज वाटर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वाटर गुड कंडक्टर होता है, अगर हम लोग पानी फेंकने जाएंगे तो हो सकता है हमें भी लपेट ले। इट कैन काउज इलेक्ट्रिक शॉक, इसके कारण बिजली का झटका लग सकता है। इट में इंक्रीज द डैमेज, इंस्टेड कार्बन डाइऑक्साइड और ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर कुड बी यूज्ड, हमें कार्बन डाइऑक्साइड बेस्ड या ड्राई पाउडर बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करना चाहिए। नेम द गैस रिलीज्ड इन द एनवायरनमेंट ड्यू टू कंबशन ऑफ फ्यूल लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग, जब हम लोग किसी फ्यूल को जलाते हैं तो कौन ऐसा गैस है जो कि रिलीज होता है इन्वायरमेंट में और जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग होता है? तो ये हम लोग को पता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रीन हाउस गैस बोला जाता है। ये एटमॉस्फेयर में जो भी हीट होता है उसको कैप्चर कर लेता है, सन से आने वाले हीट को कैप्चर कर लेता है और एटमॉस्फेयर को गर्म कर देता है और इसी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो इस कारण से यहाँ पे आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल लीड टू एसिड रेन, कोयला और डीजल को जलाने के कारण एसिड रेन हो सकता है, ये दोनों आखिर कैसे रिलेटेड है ये हमें बताना है। तो आंसर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड, इन दोनों गैस का नाम याद रखिएगा। जब भी हम लोग कोयला या डीजल जलाते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे गैसेस रिलीज होते हैं। दीज गैसेस मिक्स विथ रेन वाटर इन द एटमोसफेयर, ये गैसेस चले जाते हैं एटमोसफेयर में और जब बारिश होती है तो ये गैसेस बारिश के पानी के साथ मिल जाते हैं। दे फॉर्म एसिड्स विच फॉल एज एसिड रेन, और बारिश के पानी के साथ मिलने के बाद ये एसिड बना लेते हैं और फिर उसी को हम लोग एसिड रेन कहते हैं। वो एसिड बारिश के पानी के साथ धरती पर गिरती है और ये हमारे लिए खतरनाक होता है। इन विच पार्ट ऑफ द कैंडल फ्लेम डू यू फाइंड द अनबर्nt वैक्स वेपर, अनबर्nt वैक्स वेपर कैंडल फ्लेम के किस पार्ट में होता है ये हमें बताना है। तो कैंडल फ्लेम का जो सबसे अंदर वाला पार्ट होता है वहाँ पे होता है अनबर्nt वैक्स वेपर और उसके बाहर होता है पार्शियल कंबस्टन इसी वैक्स वेपर का, और सबसे बाहर होता है कंप्लीट कंबस्टन, यहाँ पे टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे आंसर में हम लोग लिखेंगे इनर मोस्ट पार्ट, ठीक है, इनर मोस्ट पार्ट या इनर मोस्ट जोन में अनबर्nt वैक्स वेपर पाया जाता है। द अनबर्nt वैक्स वेपर इज फाउंड इन द इनर मोस्ट जोन ऑफ द कैंडल फ्लेम। Why do we see a circular grayish black ring on a glass slide when it is held in the luminous part of the flame? फ्लेम का जो ल्यूमिनस पार्ट होता है, जो मिडिल जोन होता है, उसमें अगर हम लोग ग्लास लाइट को रख दें तो उसमें एक ऐसा रिंग बन जाता है। ये रिंग क्यों बनता है, ब्लैक कलर का, ग्रे कलर का, वो हमें बताना है। तो देखिए, ल्यूमिनस पार्ट में रखने पर ये ब्लैक रिंग इसीलिए बनता है क्योंकि द ल्यूमिनस जोन हैज़ इनकम्प्लीट कंबशन, वहाँ पे पार्शियल कंबशन हो रहा होता है, इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा होता है। टाइनी कार्बन शूट पार्टिकल्स आर फॉर्म्ड, वहाँ पे कार्बन पार्टिकल्स या जिसको शूट कहा जाता है वो फॉर्म होता है वहाँ पे और वो ब्लैक कलर का दिखता है। दीज पार्टिकल्स गेट डिपॉजिटेड ऑन द ग्लास स्लाइड, और जब उस जोन में हम लोग ग्लास स्लाइड को ऐसे रख देते हैं तो वो पार्टिकल्स यहाँ पे जमा होने लगता है और ब्लैक रिंग प्रोड्यूस करने लगता है। द सेंटर रिमेन्स क्लियर ड्यू टू हाइयर टेम्परेचर देयर, सेंटर क्लियर रहता है, वहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर रहता है और उसके चारों तरफ एक रिंग बन जाता है क्योंकि वहाँ पे पार्शियल कंबशन हो रहा होता है। तो इस तरह से इसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं। व्हाट इज एक्सप्लोसिव कंबशन, एक्सप्लोसिव कंबशन क्या होता है? पटाखे का जलना जो है एक्सप्लोसिव कंबशन का एग्जाम्पल है, उसी के बारे में हमें लिख देना है। एक्सप्लोसिव कंबशन इज अ टाइप ऑफ कंबशन इन विच अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज सडनली, अचानक से बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है। इट प्रोड्यूसेस हीट, लाइट, साउंड एंड गैस, इससे हीट भी निकलता है, लाइट भी, साउंड भी और गैस भी। एग्जाम्पल हो गया फायर क्रैकर्स। तो इस तरह से इसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय किनलिंग टेम्परेचर, किनलिंग टेम्परेचर क्या होता है? तो देखिए, ये कुछ और नहीं है, इग्निशन टेम्परेचर का ही दूसरा नाम है। किनलिंग टेम्परेचर इज द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस स्टार्ट्स बर्निंग,
कोई भी सब्सटेंस जिस मिनिमम टेम्परेचर पर जलना शुरू कर देता है उसी को उसका किंडलिंग टेम्परेचर कहते हैं, और इसको इग्निशन टेम्परेचर के नाम से भी जाना जाता है। तो इग्निशन टेम्परेचर कहे या किंडलिंग टेम्परेचर कहे, दोनों एक ही चीज़ है, घबराना नहीं है। हाउ इज स्मॉग प्रोड्यूस्ड? स्मॉग कैसे बनता है? तो स्मॉग दो वर्ड से बना हुआ है, स्मोक प्लस फॉग। स्मोक और फॉग जब मिल जाता है तो स्मॉग बनता है, समझे? तो इसी बात को एक्सप्लेन कर देना है। स्मॉग इज प्रोड्यूस्ड व्हेन स्मोक फ्रॉम व्हीकल एंड इंडस्ट्रीज मिक्सेस विथ फॉग इन द एटमोसफियर। स्मोक जब फॉग के साथ मिक्स हो जाता है तब स्मॉग बन जाता है। द मिक्सचर फॉर्म्स स्मॉग विच रिड्यूसेस विजिबिलिटी एंड काउजेस ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स। इससे विजिबिलिटी घट जाती है, सड़क पर हमें दिखाई ही नहीं देता है आगे क्या है क्या नहीं है, और इससे ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स भी होते हैं। वाई इज़ द यूज़ ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इन ऑटोमोबाइल्स बीइंग रिप्लेस्ड बाय सीएनजी? पेट्रोल और डीजल के बदले में हम लोग सीएनजी पर शिफ्ट कर रहे हैं, क्यों? इसका क्या कारण है? तो सीएनजी इज रिप्लेसिंग पेट्रोल एंड डीजल बिकॉज इट इज़ क्लीनर फ्यूल। इसको क्लीनर फ्यूल माना जाता है। प्रोड्यूसेस लेस हार्मफुल गैस, ये बहुत कम हार्मफुल गैस प्रोड्यूस करती है। काउजेस लेस एयर पॉल्यूशन, जिसके कारण एयर पॉल्यूशन बहुत कम होता है। हैज़ हाई कैलोरीफिक वैल्यू, इसका कैलोरीफिक वैल्यू भी बहुत ज़्यादा होता है, पेट्रोल के मुकाबले ज़्यादा होता है। 1 केजी पेट्रोल जलाएंगे तो कम हीट बनेगा, लेकिन 1 केजी सीएनजी जला दीजिए बहुत ज़्यादा हीट बनेगा। इस कारण से इसका माइलेज ज़्यादा होता है। सीएनजी की गाड़ियों का माइलेज आप देखेंगे कि पेट्रोल की गाड़ियों से ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। इस तरह से सीएनजी के जितने भी फ़ायदे हैं आपको याद रखना है, एग्जाम में आप लिख सकते हैं। इफ़ अ बर्निंग मैच स्टिक इज़ ब्राउट नियर द पेपर एंड वुड, विच वन विल बर्न फर्स्ट एंड वाई? अगर हम लोग माचिस का तीली जलाएं और उसको पेपर के नज़दीक लाएं और लकड़ी के नज़दीक लाएं तो कौन जल्दी जलेगा और क्यों? तो देखिए, पेपर जल्दी जलेगा, आप सबको पता है, क्योंकि पेपर का इग्निशन टेम्परेचर लकड़ी के मुकाबले कम होता है। पेपर को आप थोड़ा सा ही गर्म कर दीजिए वो जलने लगेगा, लेकिन लकड़ी को बहुत देर तक ज़्यादा गर्म करना पड़ता है, तब जाकर इसमें आग लगती है। तो यहाँ पर हम लोग पेपर आंसर देंगे। पेपर विल बर्न फर्स्ट बिकॉज इट हैज़ लोअर इग्निशन टेम्परेचर, इसका इग्निशन टेम्परेचर कम होता है, थोड़ा सा गर्म करने पर ही इसमें आग लग सकती है। वुड हैज़ हायर इग्निशन टेम्परेचर एंड बर्न्स लेटर, लकड़ी का इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा होता है और ये बाद में जलेगा। गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग, एक वर्ड हमें देना है स्टेटमेंट के लिए। अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड ऑन कम्प्लीटली बर्निंग 1 किलोग्राम ऑफ फ्यूल। 1 केजी फ्यूल जलाने पर जो हीट प्रोड्यूस होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको उस फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। जहाँ पढ़े थे हम लोग, मिनिमम टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस बिगिंस टू बर्न, वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पर कोई सब्सटेंस जलना शुरू कर देता है उस टेम्परेचर को इग्निशन टेम्परेचर या किंडलिंग टेम्परेचर कहते हैं। अ रीजन ऑफ बर्निंग गैसेस, एक ऐसा एरिया जहाँ पे गैसेस बर्न हो रही होती है तो उस एरिया को फ्लेम कहा जाता है। आप देखिएगा, कोई भी फ्यूल जब जलता है तो उसके ऊपर गैसेस बर्न हो रही होती है और इसी कारण से ये फ्लेम हमें दिखाई देता है। और ये गैस कैसे बनती है? इसी के इवेपोरेशन से। जो सब्सटेंस जल रहा होता है ना, वही इवेपोरेट करके गैस में कन्वर्ट होता है और उसके बाद वो जलता है, तब फ्लेम हमें दिखाई देता है। तो इसलिए यहाँ पे फ्लेम हमें फिल करना होगा। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन देयर इज इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल? अगर फ्यूल पूरी तरह से नहीं जल पा रहा है, इनकम्प्लीट कंबशन उसका हो रहा है, तो क्या होगा? व्हेन कंबशन इज इनकम्प्लीट कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है। इसका फॉर्मूला होता है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का होता है CO2, मतलब यहाँ पे डाई ऑक्साइड है, यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन है तो कार्बन मोनोऑक्साइड। सूट में भी फॉर्म्ड, शूट यानी कि ऐसे करके हमें काला काला धुआं ऊपर जाते हुए दिख सकता है। लेस हीट इज रिलीज्ड, जब इनकम्प्लीट कंबशन होगा तो हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होगी। और लास्ट है, कार्बन मोनोऑक्साइड इज हाईली पॉइजनस, जो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होता है वो बहुत ज़्यादा जहरीला होता है। तो फाइनली हमने चैप्टर 7 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया। और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं इस चैप्टर के, जो कि आपको इस वाले बुक में मिल जाएंगे। इस बुक को परचेज कर लीजिएगा। यहाँ पर व्यू प्रोडक्ट के आइकन पर क्लिक करेंगे तो आपको परचेज करने का लिंक मिल जाएगा। लेफ्ट साइड में क्लिक करके आप एग्जाम बैटल का प्लेलिस्ट ओपन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको ऐसे ही और भी चैप्टर के वीडियोस मिल जाएंगे। और राइट साइड में क्लिक करके आप अगला वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में बहुत सारे नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।